हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि आप लोगों को ज्वाइनिंग के टाइम में किन किन रूल्स एंड रेगुलेशन का ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप लोग आरआरबी जेई का कैंडिडेट हो या फिर आरआरबी एएलपी का हो या टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी, मतलब रेलवे के किसी भी डिपार्टमेंट को आप लोग ज्वाइन करने वाले हो, तो आप लोगों को ज्वाइनिंग से पहले या फिर ज्वाइनिंग के टाइम किन किन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। तो देखिए, जब आप लोगों का मेडिकल हो जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे सभी आरआरबी जो है अपनी वेबसाइट पे पैनल दे देगा। पैनल मतलब आप लोग फाइनली सिलेक्टेड हो गए हो, उसके रिगार्डिंग वो एक पैनल देता है। पैनल देने के बाद जो रिस्पेक्टिव आरआरबी है वो अपने रिस्पेक्टिव जोन को वो पैनल भेज देता है। फिर जोन जो है उसको पैनल को डिवाइड करके, मतलब जिसको किसको कौन सा डिवीजन देना है, मतलब डिवीजन अलॉट करके आप लोगों को डिवीजन के थ्रू फिर ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। फिर आप लोगों को जितना भी ज्वाइनिंग का फॉर्मेलिटी है वो पूरा करके, मतलब डॉक्यूमेंट सब तैयार करके आप लोगों को डिवीजन में रिपोर्ट करना है ज्वाइनिंग के लिए। तो उस टाइम आप लोगों को किन किन बातों को ध्यान देना है ये पहले देखेंगे। सबसे पहली बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो आप लोग पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर आप लोग जिस पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब या तो आरआरबी जेई या फिर आरआरबी एएलपी या फिर आरआरबी टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी, किसी भी पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हैं, उस ज्वाइनिंग से पहले अगर आप लोग किसी भी अदर डिपार्टमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर रेलवे का किसी अदर डिपार्टमेंट के लिए अगर फॉर्म फिलअप किया हो, तो उसको ज़रूर शो कीजिएगा। क्योंकि आप लोगों को जब अगर मान लीजिए रेलवे जेई या फिर आरआरबी एएलपी या फिर जो भी हो आप लोग ज्वाइन कर लिए, और उसके बाद उससे पहले आप लोग कोई भी फॉर्म फिलअप किए हुए हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम दिए हो और उसमें आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हो, अगर रेलवे को आप इन्फॉर्म नहीं किए होते तो आप लोग को आगे दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ज्वाइनिंग के टाइम सबसे पहला बात जो है ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोग ज्वाइनिंग से पहले रेलवे का जिस दिन आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उससे पहले कोई फॉर्म फिलअप किए हैं या फिर कोई एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसको ज़रूर शो कीजिए। एक लेटर लिख के प्रॉपर उसमें अटैच कर दीजिएगा। आपका जो ज्वाइनिंग का डॉक्यूमेंट होगा उसमें एक अटैच कर दीजिएगा लेटर लिखे कि मैंने, लिखना आपको टू द डीआरएम पर्सनल या फिर सीनियर डीपीओ, जिसको भी लिखना आपको, दोनों में से किसी को भी लेटर लिख सकते हैं कि आप लोग ने मैंने ये फॉर्म फिलअप किया है ज्वाइनिंग से पहले। उस मतलब उसका अगर आप लोगों को फॉर्मेट चाहिए तो मैं आप लोगों को फॉर्मेट कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को फॉर्मेट जो उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। तो प्रॉपर इंडिकेट करना है किन किन फॉर्म आप, कौन कौन सा फॉर्म आप लोग फिलअप किए हो या फिर कौन कौन सा एग्जाम आप लोग दिए हो और उसका रिजल्ट आ चुका है या फिर रिजल्ट आने वाला है। अगर आप लोग इंडिकेट कर देते हैं आप लोग ज्वाइनिंग के टाइम कि हमने ये फॉर्म फिलअप किया है और ये का एग्ज़ाम दिया है, तो अगर आप लोग का सिलेक्शन उस पोस्ट के लिए हो जाता है तो रेलवे आप लोगों को ईजिली छोड़ देगा। मतलब उसके लिए आपको कोई एनओसी नहीं लगेगा, आप लोगों को ईजिली उसका रिसीविंग आप लोग जरूर रखिएगा, आप लोगों को ईजिली छोड़ देगा रेलवे। उसका जो कोई जो उसका मैक्सिमम जो डिवीजन है या फिर जो है उसका कोई आपका जो ये बॉन्ड है वो आपका चार्ज नहीं करेगा, आप लोगों को छोड़ देगा, क्योंकि आप लोगों ने रेलवे ज्वाइन करने से पहले वो फॉर्म भर रखा है। लेकिन हाँ, प्रॉपर उसका जो इन्फॉर्मेशन रेलवे को देना पड़ेगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये हो गया कि आप लोगों को जो रेलवे ज्वाइन करने से पहले जो जो फॉर्म भरे हैं उसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रेलवे को दे दे और उसका रिसीविंग प्राप्त कर ले। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो आपका जो उधर से ज्वाइनिंग के टाइम जो फॉर्म उधर से मेल करता है या फिर आपका बाय पोस्ट आपके घर पे एड्रेस पे रेलवे के द्वारा भेजा जाता है आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर, और उसके साथ में बहुत सारा फॉर्म होता है, एडवर्टेशन फॉर्म या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बहुत सारा फॉर्म होता है। तो उसको प्रॉपर तरीके से भरना है, प्रॉपर सही 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 भरना है, उसमें कोई गलती ना हो। और आप लोगों का जो ये एडवर्टेशन फॉर्म है उसको उस पर जो क्वालिफिकेशन है उसको अच्छी तरह से शो करना है। 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आप लोग किए हो, चाहे आप लोग अगर आप मान लीजिए टेक्नीशियन के लिए आप लोग फॉर्म भर रहे हो या फिर ज्वाइन कर रहे हो टेक्नीशियन के लिए, और आप लोगों ने अगर मान लीजिए डिप्लोमा कर रखा है या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उसको भी इंडिकेट करना है। ये दूसरी पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट कीजिए आप लोग कि चाहे आप लोग का क्वालिफिकेशन 10th ग्रुप डी अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, 10th लेवल पे आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आप अगर 12th या फिर डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन कुछ भी किए हो तो उसको इंडिकेट करना है, ताकि आप लोगों को आगे डिपार्टमेंटल एग्जाम में कोई इशू ना हो। अगर कोई जेई का कैंडिडेट डिप्लोमा किया है और डिप्लोमा पे फॉर्म भरा है जेई के लिए, वो सिलेक्शन लिया है और वो बीटेक कर रखा है तो बीटेक भी जरूर इंडिकेट कीजिएगा, और एमटेक किया है तो एमटेक जरूर इंडिकेट कीजिएगा। मतलब जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको जरूर उसमें मेंशन कीजिए प्रॉपर तरीके से, ताकि आगे जाके कोई भी एग्जाम में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये दूसरा पॉइंट हो गया।
तीसरा पॉइंट जो है आप लोगों का, वो एनपीएस फॉर्म जो है उसको अच्छी तरीके से भरे, ताकि आप लोगों का एनपीएस जो है वो प्रान नंबर जल्दी जनरेट हो जाए। बहुत सारा स्टूडेंट जो है वो एनपीएस फॉर्म फिलअप करने में गड़बड़ी करते हैं, जिसके कारण से उसका जो बाद में रिटर्न हो जाता है और उसका जो एनपीएस कटने में टाइम लग जाता है। इसलिए एनपीएस फॉर्म को आप लोग अच्छी तरीके से भरें, ताकि एनपीएस का जो नंबर है, प्रान नंबर, वो जल्दी जनरेट हो जाए। ठीक है। और जैसे ही आप लोग ज्वाइनिंग के लिए जाइएगा तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो लेके जाइएगा, वो डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट कीजिएगा। उसके बाद उसका जांच होने के बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। और ज्वाइनिंग के दिन ही अगर ट्रेनिंग के लिए आपको भेज दिया जाए तो उसका प्रॉपर आप लोगों को व्यवस्था कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है ज्वाइनिंग के टाइम ही ज्वाइनिंग आज कीजिएगा, कल आपको ट्रेनिंग में भेज देगा। तो इसीलिए अपना व्यवस्था खुद करके जाइए। तो ये जो मेन पॉइंट है इसको नोट कीजिएगा। और अगर आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने में ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड जो फॉर्म है ज्वाइनिंग से रिलेटेड, उसको भरने में कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने में आसानी हो। क्योंकि मैंने भी वही सब प्रोसेस अपनाया था, वही फॉर्म फिलअप किया था। तो ये 2-3 पॉइंट जो इसको ज़रूर आप लोग मेंशन कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको ध्यान नहीं रखता और बाद में उसको फिर डॉक्यूमेंट अपलोड कराने में, ये करने में बहुत परेशानी होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, पहला नोट पॉइंट जो बोले उसको नोट कीजिए कि अगर आप लोगों ने क्वालिफिकेशन, जैसे मान लीजिए जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हो और उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया उसमें भर रखे हो और उसी पे आप लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जरूर मेंशन करें उसमें। ठीक, मतलब आप लोग पॉइंट नोट कीजिए क्या क्या आप लोगों को वहाँ ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, अगर आप लोग रेलवे की ज्वाइनिंग से पहले कोई फॉर्म फिलअप किए हो या फिर कोई एग्जाम दिए हो जिसका रिजल्ट आ चुका है या फिर आने वाला है, तो उसको जरूर लेटर के थ्रू रेलवे को इन्फॉर्म कीजिएगा और उसका रिसीविंग ले लीजिएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप लोग चाहे किसी भी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हो और उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे टेक्नीशियन के लिए आईटीआई है, एलपी के लिए भी आईटीआई है, और ग्रुप डी के लिए 10th है, और जेई के लिए डिप्लोमा है। और उससे अगर उसको छोड़ के अगर आप उससे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कुछ लिए हुए हो, या बीटेक या फिर एमटेक जो भी किए हो, उसको जरूर शो कीजिएगा। दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट, एनपीएस फॉर्म को सही तरीके से भरें ताकि आप लोग का प्राण जल्दी जनरेट हो जाए। ठीक, ये 3-4 पॉइंट है मेन। बाद में कि आप लोग तो फॉर्म फिलअप जो ज्वाइनिंग से रिलेटेड फॉर्म है उसको तो भर ही लीजिएगा। उसमें एक करेक्टर सर्टिफिकेट आता है, करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका लास्ट इंस्टीट्यूट जहाँ पढ़े हैं उससे बनवाना पड़ता है। आप लोग जो रिस्पेक्टिव कॉलेज है वहाँ जाइएगा, इजीली वहाँ बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक ना। उसके बाद 2-4 करेक्टर सर्टिफिकेट और बनाना पड़ता है जो गेजेटेड ऑफिसर्स होना चाहिए, तो आप लोग वो बना लीजिएगा। मतलब उससे अगर आप लोग, हर डिवीज़न का अपना अपना रूल है, तो जिसको जो डिवीज़न मिले उसका अपना अपना रूल होता है, वो उसका रूल फॉलो कीजिएगा आप लोग। तो उसमें अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। तो ये 3-4 पॉइंट जरूर याद रखिएगा। हाँ, बहुत सारे एएलपी वाले कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि सर जो उसका मेडिकल अभी होने वाला है, तो मेडिकल का प्रोसेस कैसे होता है, मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होता है, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दीजिए। क्योंकि मैंने भी आरआरबी मुजफ्फरपुर से एएलपी का एग्ज़ाम दिया था और फाइनल CBT 1, CBT 2 और साइको टेस्ट सभी क्वालिफाई करने के बाद मैंने भी मेडिकल करवाया था। मेडिकल कराने के बाद मेरा भी पैनल में नाम आ गया था, बट ज्वाइनिंग लेटर तो मेरा आ गया था, बट मैं ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मुझे आरआरबी एएलपी में ज्वाइनिंग जैसे ही ज्वाइनिंग होने से पहले जेई का भी ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। क्योंकि आरआरबी एएलपी का फर्स्ट ज्वाइनिंग लेटर आया था, 3 बार भेजता है ज्वाइनिंग लेटर, मेल करता है आपको, और उसके बाद अगर आप लोग ज्वाइन नहीं कीजिएगा तो फिर आप लोगों को वो कैंसिलेशन लेटर भेज देगा। तो आरआरबी एएलपी का आई थिंक पहला जो इंटीमेशन है वो मुझे आया था लेटर, और उसके जस्ट कुछ दिन के बाद मेरा रेलवे जेई का भी लेटर आ गया था, तो मैं उसको इग्नोर कर दिया हूँ। क्योंकि मुझे पता था कि रेलवे जेई का जो है वो मेरा मेडिकल डीवी सब हो कंप्लीट हो गया है, जल्दी पैनल आने वाला है। तो मैं फर्स्ट लेटर आने के बाद थोड़ा लेट कर रहा था कि ताकि रेलवे जेई का लेटर आ जाए। तो कुछ दिनों के बाद रेलवे जेई का लेटर ज्वाइनिंग लेटर मेरा आ गया, तो इसलिए मैंने आरआरबी एएलपी को ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने भी आरआरबी एएलपी का मेडिकल दिया था। आरआरबी एएलपी में आप लोगों का A1 मेडिकल कैटेगरी जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो अगर आप लोग इच्छुक हो तो उसके लिए मैं कल वीडियो लाऊंगा, आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा। और इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर आगे और वीडियो ला सकूं। चलिए, थैंक यू।
और दूसरी बात ये आप लोग ध्यान रखिए कि अब जो है रेगुलर वीडियो आएगा, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी, अपने दोस्त लोगों को भी इसका लिंक शेयर कर दीजिए। वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।